हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने टाइप्स प्लस में काइंड्स को देख लिया था कि किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं, कौन कौन से काइंड्स जो हैं हमारे वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है नाउन के केसेस। ठीक है, तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? हमने एक टॉपिक किया था यूजेस का, नाउन के यूजेस का। ठीक है, तो उस टॉपिक से ये रिलेटेड है। ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड है? केसेस जो हमने यूजेस किए थे उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो केसेस का मतलब क्या है? सबसे पहला केस देखेंगे नाउन का। तो अगर सबसे पहले केस की अगर हम बात करें तो वो केस होता है नाउन का नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस या फिर इसी को कह दिया जाता है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या फिर इसी को कह दिया जाता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या है कि जब जो नाउन है आपका वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि राम कैन डू दिस वर्क, इस काम को जो है वो कौन कर सकता है? राम कर सकता है। सब्जेक्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में, तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना, देन नाउन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है राम है, तो ये आपका कैसा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये कैसा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो कोई भी नाउन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसे हम कौन सा केस कह देते हैं? सब्जेक्टिव केस कह देते हैं। और व्हाट या फिर हु का क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमें आंसर में क्या मिलता है? नाउन मिलता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। जब मैंने आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन सिखाई थी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो अपने पीछे के लेक्चर्स को जरूर रिवाइज करते रहना। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस आपके पास होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड केस कौन सा होगा आपके पास? ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना। मैं हट जाती हूँ आगे से, नोट डाउन जरूर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और इसी को कह दिया जाता है एक्यूजेटिव केस। इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। ठीक है, या मैं बोलूँ टेक्निकल नाम क्या है इसका? एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्टिव केस पूछा गया है तब भी आपसे सेम चीज पूछी गई है, और एक्यूजेटिव केस पूछा गया है तब भी आपसे सेम चीज ही पूछी गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कोई भी नाउन अगर सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया है ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हाट और हुम का क्वेश्चन करने पे जो भी हमें आंसर में मिलता है वो हमारे सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम इनवाइटेड सीता, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस, या फिर मैं बोलूँ नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ राम इनवाइटेड हुम, किसको इनवाइट किया? जैसे ही मैंने हुम का क्वेश्चन किया तो मुझे आंसर में क्या मिल गया? सीता मिल गया। दैट मीन्स कि सीता जो है यहाँ पे क्या है? नाउन है। और ये कैसा केस होगा आपका? एक्यूजेटिव केस होगा, या फिर मैं बोलूँ ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीता है वो किसकी तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में? एज एन ऑब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कौन सा केस बोल देंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये दोनों ही मैं आपको, जब मैंने आपको यूजेस कराए थे तो वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो जहाँ पे हमने यूजेस किया है उसको आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना, नहीं समझ में आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, इसके बाद अगर थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड होता है आपके पास वोकेटिव केस। थर्ड केस आपके पास जो होता है वो होता है वोकेटिव केस। थर्ड हेडिंग बनाएंगे वोकेटिव केस। ठीक है, वोकेटिव केस का मतलब क्या है कि जहां पे हम किसी का नाम लेते हैं वो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम गो देयर, ठीक है, दैट मीन्स कि हमने बोला राम गो देयर, राम वहां जाओ, तो दैट मीन्स सेंटेंस तो हमारा ये है गो देयर। लेकिन इसमें हमने क्या किया? जो राम आपका हो जाएगा वो सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका कैसा केस है? वोकेटिव केस है। ये आपका कैसा केस है? वोकेटिव केस है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि सीता यू कैन डू इट, सीता यू कैन डू इट, तुम इसको कर सकती हो। दैट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट तो सेंटेंस का यू ही है, लेकिन सीता हमने किसके लिए यूज किया है? जस्ट उसको मतलब एक तरह से सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए कि सीता, हमने उसको बोला और फिर
उसको आगे की बात बोली, तो दैट मीन्स सीता यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वोकेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, सीता ही है। तो जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, या मैं बोलूँ जस्ट एड्रेस करने के लिए हमने सीता, या यहाँ पे एड्रेस करने के लिए हमने राम को यूज़ किया है, ना ही ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की तरह तो ऑब्वियसली काम कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। थर्ड होता है हमारा वोकेटिव केस, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखिए फोर्थ केस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फोर्थ वन, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, या फिर इसके टेक्निकल नाम की मैं बात करूँ तो जेनेटिव केस, जेनेटिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस, क्लियर है। अब पोजेशन का मतलब हम सबको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार या फिर हक, ठीक है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार या फिर हक। तो इस पोजेशन को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो हम दिखा सकते हैं एपोस्ट्रोफे से, और एक हम दिखा सकते हैं ऑफ से। जब हम ये एपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, एस यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पे यूज़ नहीं होगा, एक एक करके बात करेंगे, तब बात करेंगे। तो पोजेशन हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो हम दिखा सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस से, और एक हम दिखा सकते हैं ऑफ से, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग जो बनाएंगे आप, वो बनाएंगे एपोस्ट्रोफे एस। अभी मैं ऑफ की बात ही नहीं कर रही, ठीक है, अभी हम बात ऑफ की कर ही नहीं रहे हैं। अभी जो हमारी पोजेसिव केस में सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस बनाएंगे, और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अधिकार या फिर हक दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फोर्थ हेडिंग बना लीजिए अपनी पोजेसिव केस, और उसमें जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी, हमारी सब हेडिंग बनेगी, वो क्या बनेगी, एपोस्ट्रोफे एस। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, अभी बताऊंगी मैं आपको एपोस्ट्रोफे की स्पेलिंग, वो आपसे कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ ली जाती है, वो आपसे स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान से लिखेंगे एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे, वाई नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है, एंड एस, तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ एपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग बनानी है। तो हमें पता लगा कि एपोस्ट्रोफे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पोजेशन को दिखाने के लिए। तो इसकी अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, जो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, तो ध्यान रखना ये जो एपोस्ट्रोफे एस यूज़ होता है, वो यूज़ होता है स्टूडेंट्स यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है, यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, ओके। इस लिविंग थिंग्स में हम सिर्फ पर्सन्स को काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी जीवित होते हैं, ट्रीज होते हैं वो भी जीवित होते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि इंग्लिश जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है, और भाषा में सिर्फ पर्सन को ही लिविंग थिंग में कंसिडर किया जाता है, ट्रीज प्लांट्स को लिविंग थिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जब मैं लिविंग थिंग्स की बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, ओनली पर्सन की, उसमें हम प्लांट्स या ट्रीज को काउंट नहीं करेंगे। और ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में एपोस्ट्रोफे एस जो है वो किन के साथ में यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज़ होता है। इसके अलावा जहाँ पे एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, उसके पीछे भी लॉजिक है, तो वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती हुई चलूँगी। तो आई थिंक इतनी बात आपको सबको समझ में आई। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक नाउन लिखते हैं, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, प्लस में उसका जो भी पोजेशन है, जो भी हमें उसका पोजेशन दिखाना है, जो भी हमें जिस भी चीज़ के ऊपर उसका अधिकार दिखाना है, उसको हम लिख देते हैं। जो नाउन लिखा हमने, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफे एस लगाया, और उसके बाद हमने क्या किया, जिस पे हम उसका पोजेशन दिखाना चाहते हैं, उस पोजेशन का हमने नाम लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि ये पोजेशन जो है वो कैसी कैसी हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, दैट मीन्स कि सिंगुलर हो सकती है क्या, प्लूरल हो सकती है क्या, या फिर अनकाउंटेबल हो सकती है क्या, ठीक है। ये मैं बाद में लिखवाऊंगी, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम्स बाइक इज न्यू, राम्स बाइक इज न्यू, राम की जो बाइक है वो कैसी है, नई है। तो राम की पोजेशन हमें किस पे दिखानी थी, बाइक पे दिखानी थी, तो दैट मीन्स कि जो राम की बाइक है वो कैसी है, नई है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि इसकी पोजेशन हमने कहाँ दिखा दी, यहाँ पे। अब मुझे बताओ, बाइक को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं। मान लो एक लाइन में 10 बाइक्स खड़ी है, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि इस लाइन में कितनी बाइक्स खड़ी हैं, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, ये सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है। तो आपकी पोजेशन जो है वो कैसी हो सकती है, सिंगुलर हो सकती है, कि हम मान लो कि उसके पास एक ही बाइक हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ
अगर मैं बोल दूं आपको कि राम्स बाइक्स, अब एक से ज़्यादा हो गई तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। आप बुक्स में, कई बुक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक देखते हो, वो अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि जैसा भी आपका सब्जेक्ट है वैसा ही हम क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो राम्स बाइक्स आर न्यू, राम की जो बाइक्स हैं वो कैसी हैं, नई हैं। अब ध्यान दो, हो सकता है कि इसके पास एक से ज़्यादा बाइक्स हैं, और एक से ज़्यादा बाइक्स हैं तो दैट मीन्स कि ये पोजेशन जो है वो कैसी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है आपकी। ये पोजेशन सिंगुलर भी हो सकती है, ये पोजेशन प्लूरल भी हो सकती है, और हम अब देखेंगे, और सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, दैट मीन्स काउंटेबल तो हो ही गई है ना। हमने सीखा था काउंटेबल अनकाउंटेबल में कि काउंटेबल दो टाइप का हो सकता है आपका, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में 1 काउंट होता है और प्लूरल में 2 और मोर काउंट होता है। तो अब हमें चेक करना है कि ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है या नहीं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखूंगी, क्या पता कभी आपको ना दिखे। चलिए दिख ही जाएगा। लास्ट सेंटेंस तो लिखिए, आई हैव राम्स गोल्ड, आई हैव राम्स गोल्ड, मेरे पास क्या है, राम का गोल्ड है। तो मुझे बताइए गोल्ड कैसा नाउन होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है, बिल्कुल। तो हमने इसका पोजेशन दिखा दिया कि राम का क्या है, गोल्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो आपका पोजेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो पोजेशन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, पोजेशन जो है आपका वो प्लूरल भी हो सकता है, और पोजेशन जो है वो आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना कि सेंटेंस में क्या आना चाहिए, ठीक है। ये रब कर देती हूँ, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको ये बातें समझ में आई तो 2 सेंटेंसेस अब मैं लिखने वाली हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, देन आप लोग देखना कि आपने जो है सेंटेंस सही बनाया है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम्स फादर या फिर फादर्स इज आर कमिंग, राम्स फादर या फिर राम्स फादर्स इज आर कमिंग। अब मुझे बताओ, सेंस लगाना है यहाँ पे। आपने ये तो सीख लिया कि जो पोजेशन है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो यहाँ तो सिंगुलर भी लिखा है और प्लूरल भी लिखा है, तो भाई हम दोनों ही लगा सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या राम के एक से ज्यादा पिता हो सकते हैं? कोई सेंस नहीं आती हमारे पास। और अगर हमारे पास ऐसी कोई भी सेंस नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ क्या यूज नहीं हो सकता, फादर्स यूज नहीं हो सकता, फादर ही आएगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब की भी कोई सेंस नहीं है। तो हम ये चीज़ें उनके लिए हैं जो किसी भी चीज़ का रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। कि सेंस देखो, क्या ये सेंस आ सकती है क्या राम के पिता, ठीक है। नहीं, ज़्यादा पिता तो हो सकते हैं। तो ज़्यादा पिता कैसे हो सकते हैं, आप खुद ही बताइए कि आपके पिताओं, मैं अगर कहूँ कि आपके पिताओं के नाम बताओ, तो दैट मीन्स कि वो एक गाली की सेंस में साउंड करेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सेंस एक की ही आती है, और सेंस एक की ही आती है तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे, कभी भी प्लूरल यूज नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि राम्स वाइफ या फिर राम्स वाइफ्स इज आर कमिंग, वापस से बताओ मुझे, क्या प्लूरल की कोई सेंस आएगी? नहीं, प्लूरल की कोई सेंस नहीं आएगी। और यहाँ पे एक से ज़्यादा पत्नियां हो सकती हैं, वो अलग केसेस हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आपको वो जो सेंटेंस में है वो स्पेसिफाई करके देगा। अदरवाइज हम ये सेंस लेके नहीं चलेंगे कि उसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लगेगा, वाइफ ही लगेगा, और वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे हमें ऐसी सेंस आती है कि वहाँ पे वो चीज़ सिंगुलर ही हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर को ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पे हम प्लूरल को भी टिक कर दें। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक नोट बनाएंगे छोटा सा इसके अंदर, अब इसके अंदर एक छोटा सा नोट बनाएंगे। तो दैट मीन्स कि अगर मैं आपको लिखूँ, अभी हमने बात की थी ट्रीज या प्लांट को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो अगर मैं इसको ये लिख दूँ, मैंगोज ट्री, मैंगो का पेड़। अब मैंगो का कोई अधिकार थोड़ी ना होगा ट्री पे, है ना, मैंगो का कोई अधिकार थोड़ी ना होगा ट्री पे, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसकी कोई भी सेंस हमारे पास नहीं आती, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मैंगो ट्री,
डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मैंगो ट्री, क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है। जो ट्री है वो कैसा है, मैंगो है, ठीक है। ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है कि जो ट्री है वो किस चीज़ का है, मैंगो का है। तो दैट मीन्स ये इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। मीनिंग ऐड कर रहा है तो यहाँ पे जो मैंगो है वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव में हमें पोजेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसे ही यहाँ पे आप सिर्फ लिख के छोड़ देना, लिख के छोड़ देना। ये मैं आगे आपको जब करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स, इसको भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। पहली बात तो ये नॉन लिविंग है, पहली बात तो ये नॉन लिविंग है। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, क्या इस लेग्स पे टेबल्स का अधिकार होगा क्या? क्या नॉन लिविंग थिंग्स का किसी चीज़ पे अधिकार होता है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स का किसी भी चीज़ पे अधिकार नहीं होता। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार हो ही नहीं सकता तो हम इस पे एपोस्ट्रोफी एस लगा नहीं सकते हैं। ये मैं अभी क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको ऑफ को जानना पड़ेगा, और जब हम ऑफ जान लेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑफ लिख के छोड़ देना कि जब हम ऑफ का टॉपिक कर लेंगे तब इसके बारे में ऑफ में दोबारा बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको एपोस्ट्रोफी एस का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो मुझसे पूछेंगे जरूर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का दूसरा कॉन्सेप्ट, कि दूसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या कहना चाह रहे हैं वो देखेंगे। चलिए, दूसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी हमने देखा कि हम इसको किस तरीके से लिख रहे थे, इस तरीके से लिख रहे थे। नाउन लिखा, उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया और उसकी जो पोजेशन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। पोजेशन हमारी कितने टाइप की हो सकती है, तीनों ही टाइप की हो सकती है, सिंगुलर भी, प्लूरल भी और अनकाउंटेबल भी। अब बात क्या आती है कि ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, अगर हमारे पास यहाँ पर हिसिंग साउंड हो, अगर जब हम जो हम नाउन लिख रहे हैं उसकी साउंड कैसी हो, हिसिंग साउंड हो। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ सुरेश कार, सुरेश कार, पीछे श की ही साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, तो इस एपोस्ट्रोफी एस को हम बोल ही नहीं पा रहे, इस एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग बोल ही नहीं पा रहे। तो जब इस एपोस्ट्रोफी एस को हम बोल ही नहीं पा रहे तो हमें इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारे पास हिसिंग साउंड आ रही हो तो हमें ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली उस नाउन के पीछे क्या लगा के छोड़ देंगे, एपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ देंगे। जब हमारे पास कैसी साउंड हो, हिसिंग साउंड हो। ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि सुरेश, सुरेश, अब क्या मैं इसे एस को बोल पा रही हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास कैसी साउंड है, हिसिंग साउंड है। सुरेश कार, तो दैट मीन्स मैं इसको नहीं बोल पा रही क्योंकि हिसिंग साउंड है, तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगी सुरेश और खाली एपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ दूंगी। मुझे एस लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है और मैं इसको क्या लिख दूंगी, सुरेश कार, सुरेश कार। सिर्फ इस एपोस्ट्रोफी से हमें पता लग जाएगा कि हम इसकी पोजेशन ही दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट बताइए मुझे कि मैंने सही लिखा है या नहीं। डॉक्टर्स कार, डॉक्टर्स कार, एक डॉक्टर है उसकी कार है, ठीक है, कि डॉक्टर की गाड़ी, तो बिल्कुल सही है। कोई हिसिंग साउंड नहीं है हमारे पास यहाँ पे। जब हमने डॉक्टर बोला तो कोई भी हिसिंग साउंड हमारे पास नहीं थी, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया हमने वो बिल्कुल सही लगाया है। तो दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। अब मुझे बताना, एक चीज़ और लिख रही हूँ मैं आपके पास, दैट इज डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कार, डॉक्टर्स कार। हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिलकर एक कार ली हो, ये चीज़ भी मैं आगे सिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी ये बताओ मुझे, यहाँ पे एक डॉक्टर है या एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं? एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं। और जब आप डॉक्टर्स बोल रहे हो तो क्या दोबारा इस एस को बोल पा रहे हो? नहीं, दोबारा हम इस एस को नहीं बोल पा रहे। तो दैट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लगा के छोड़ दूंगी, एपोस्ट्रोफी एस लगा के एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दूंगी। एस हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको बोल रही हूँ तो मेरे पास कैसी साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एपोस्ट्रोफे एस बोलते हुए हिसिंग साउंड आ रही हो तो हम उसको जो है वो हटा देंगे। आई थिंक ये आपने नोट कर लिए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और लिखते हैं, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, 2-3 एग्जाम्पल और लिख रही हूँ, मुझे बताना
कि कहाँ पे क्या आएगा। वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। अगर मैं बोलूँ टीचर्स बाइक, ठीक है, ये सही है या नहीं। एक मैं बोल रही हूँ टीचर्स बाइक, ठीक है। एक मैं बोल रही हूँ मेंस प्रॉब्लम्स, एक मैं बोल रही हूँ मेंस प्रॉब्लम्स, और एक मैं बोल रही हूँ वीमेंस प्रॉब्लम्स, एक मैं बोल रही हूँ वीमेंस प्रॉब्लम्स। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखे हैं आपको, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स क्या गलती करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट ये गलती करने की कोशिश करते हैं कि एक मिनट स्टूडेंट्स ये गलती करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तो जो है प्लूरल दिख रहा है ना, तो प्लूरल के बाद एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, हिसिंग साउंड देखनी है कि पीछे हम जो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा रहे हैं उसको हम बोल भी पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो हम उस एस को नहीं लगाएंगे। टीचर, कितने टीचर हैं, एक टीचर है, उसका एपोस्ट्रोफी एस हम बोल पा रहे हैं, बिल्कुल। टीचर्स बाइक, टीचर की बाइक है, तो वो बिल्कुल सही है, हमें एस को हटाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, टीचर्स बाइक, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है आपके पास, यहीं पे हमारे पास एस के साउंड आ गए टीचर्स, तो हम इस एस को नहीं बोल पा रहे और इस एस को नहीं बोल पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, टीचर्स बाइक। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेंस प्रॉब्लम। अब मेन का प्लूरल MEN होता है, तो दैट मीन्स कि इसमें तो कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रही हमारे पास। प्लूरल लिखा है हमने लेकिन कोई हिसिंग साउंड नहीं है, और कोई हिसिंग साउंड नहीं है तो हम एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सही है, मेंस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, वीमेंस प्रॉब्लम। अब वीमेन, ये भी प्लूरल हमें दिख रहा है लेकिन क्या कोई हिसिंग साउंड है, नहीं। हम इस एपोस्ट्रोफी एस को बिल्कुल बोल पा रहे हैं, और बिल्कुल बोल पा रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारी वो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, तो ये था आपका सेकंड कॉन्सेप्ट, हिसिंग साउंड वाला। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की। आप नंबरिंग डालते रहना जो भी आपका नंबर चल रहा है, और नंबर ना भी डालो तो खाली कॉन्सेप्ट लिख के छोड़ देना, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमने पोजेशन तो देख ही लिया था, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हम नाउन लिख रहे हैं ये कैसा कैसा हो सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है क्या, और ये प्लूरल भी हो सकता है क्या, हमें ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपके पास लिखूं डॉक्टर्स कार, तो एक डॉक्टर है, उसकी एक ही गाड़ी है, बिल्कुल सही लिखा है हमने डॉक्टर्स कार। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद देखना, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि डॉक्टर्स, अब मैं दोबारा से वो चीज़ नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ एस क्यों नहीं लगा रही हूँ, अभी पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पे डॉक्टर्स कितने हैं, एक से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लूरल लिखा है। अब हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों ने मिलके, एक से ज़्यादा डॉक्टर्स ने मिलके एक गाड़ी को खरीदा हो, तो ये सिंगुलर आ सकता है, बिल्कुल। तो ये भी हमने जो है वो बिल्कुल सही लिखा है। तो हमने देखा कि जो ये नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, और ये जो नाउन है वो प्लूरल भी आपका हो सकता है। ओके, दोनों चीज़ें प्लूरल हो सकती हैं क्या, या फिर एक सिंगुलर एक प्लूरल हो सकती है क्या। अगर मैं इसको लिख दूं डॉक्टर्स कार्स, अब डॉक्टर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया है मैंने, इसके साथ में कोई एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, तो दैट मीन्स ये डॉक्टर कैसा है, सिंगुलर है। हो सकता है भाई एक डॉक्टर के पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हो, बिल्कुल पॉसिबल है एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हो, तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी बिल्कुल सही है, एक के पास ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो पोजेशन हमारा सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, नाउन भी हमारा सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। एक मैं ऊपर से रब कर देती हूँ, क्या पता आपको ना दिखे, शायद नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ से रब कर देती हूँ इसको। एक चीज़ और लिख रही हूँ, चलिए, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, डॉक्टर्स कार्स, ठीक है। डॉक्टर्स की गाड़ियाँ, हो सकता है एक के पास चाहे कितनी गाड़ियाँ हो,
एक से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, उनके पास चाहे कितनी गाड़ियाँ हों, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये भी जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और ये जो नाउन है वो आपका प्लूरल भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो मुझे अब 2 सेंटेंसेस जो हैं वो सॉल्व करके बताएंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, लिखिए पहला सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि माय ब्रदर सर्व्स इन अ बॉयज हॉस्टल। माई ब्रदर सर्व्स इन अ बॉयज हॉस्टल। आपको एरर बताना है कि एरर क्या है सेंटेंस में। और अगर मैं बोलूं कि टीचर्स कार हैव बीन वॉश्ड। टीचर्स कार हैव बीन वॉश्ड। ठीक है, तो चलिए भाई बताइए मुझे, माई ब्रदर सर्व्स इन अ बॉयज हॉस्टल। अब देखो मैंने क्या लिखा है, बॉय और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, दैट मीन्स लड़का कितना है, एक। अब मुझे बताओ हॉस्टल जो होगा वो एक लड़के का ही होगा या वहाँ बहुत सारे रहते हैं? बिल्कुल बहुत सारे रहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैसा नाउन होना चाहिए था स्टूडेंट्स? प्लूरल नाउन होना चाहिए था, और वो मुझे क्या लिखना था, बॉयज। और पीछे हमारे पास कैसी साउंड है, हिसिंग साउंड है, और हिसिंग साउंड है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ देंगे, एस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीचर्स कार हैव बीन वॉश्ड। अब मुझे ये बताओ टीचर्स को धोया गया है या कार को धोया गया है? बिल्कुल कार को धोया गया है। अगर मैं इतना सेंटेंस पढ़ूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, कार हैव बीन वॉश्ड, कार धोई गई है। तो मुझे ये बताओ, अगर कार सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स? वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए थी। वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा जो मेन नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। तो मेन नाउन हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। ये मत सोचना कि टीचर्स तो एक से ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्ब है वो बिल्कुल सही है। आपको ये देखना है कि उसमें मेन नाउन कौन सा है। कंपाउंड मैंने आपको जब कराए थे तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो टीचर्स है आपका वो तो क्या है स्टूडेंट्स? टीचर्स जो है वो तो आपका क्या है, एक तरह से किसका काम करता है? टीचर की गाड़ियाँ। अब टीचर की गाड़ी, तो गाड़ी ही हमारा जो है वो मेन जो चीज़ है वो मेन नाउन है। अगर मैं कार को हटा दूँ तो क्या कोई आपके पास मीनिंग आएगा? टीचर्स हैव बीन वॉश्ड, नहीं, कोई मीनिंग नहीं आता। लेकिन मैं टीचर्स को बेशक हटा दूँ फिर भी हमारे पास मीनिंग जो है वो पूरा रहता है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये गाड़ी जो है वो है किसकी। तो दैट मीन्स कि हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, पोजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब आप बात करते हो नोटिस बोर्ड वगैरह की, नोटिस बोर्ड वगैरह पे यहाँ पे जहाँ पे कोई भी नोटिस लगाया जाता है तो वहाँ पे आप चीज़ों को कैसे देखते हो? ऐसे लिखे हुए देखते हो। देखो वहाँ पे आपको कैसे लिखा हुआ दिखता है? सीधा सीधा लिखा हुआ दिखता है, बॉयज़ पीजी, बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, लेकिन इसको करेक्ट कैसे लिखा जाता है? करेक्ट फॉर्म इसकी यही होगी, बॉयज़ पीजी। ये एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस आपको नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा हुआ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। हमें ये लगता है कि ना शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक है, शायद यहाँ पे कोई गलती है। तो वो गलती ऑब्वियसली टेक्निकली तो वो गलती है, ग्रामेटिकली तो वो मिस्टेक है, लेकिन अगर नहीं भी लगाया है तो भी उसको जो है वो इन स्पोकन, इन नोटिस बोर्ड वगैरह पे वो चीज़ जो है वो सही मान ली जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सीधा लिखा जाता है टीचर्स डे, टीचर्स डे। ठीक है, लेकिन इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? टीचर्स, पीछे आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा एंड देन डे। लेकिन अगर नोटिस बोर्ड वगैरह पे एपोस्ट्रोफी नहीं भी लगा रहे हैं तो भी उनको जो है वो करेक्ट ही मान लिया जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो टेक्निकली ग्रामेटिकली हम बात करें तो वो चीज़ें ये सही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो एपोस्ट्रोफी एस का आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके बाद बात करते हैं एपोस्ट्रोफी एस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कॉन्सेप्ट।
पर्सोनिफिकेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को, जब हम चीज़ों को इंसान का दर्जा देने लगते हैं, जब हम चीज़ों को इंसान का दर्जा देने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हो अलंकार। जब चीज़ों को हम क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। जैसे हम कहें कि वह मृत्यु की गोद में सो गया। अब मुझे बताओ, क्या मृत्यु की कोई गोद होती है? नहीं, मृत्यु तो कोई इंसान ही नहीं होता, ठीक है। तो दैट मीन्स मृत्यु की कोई गोद नहीं होती, तो दैट मीन्स कि हमने सीधा ये नहीं कहा कि वह मर गया, हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहा कि वह मृत्यु की गोद में सो गया, मृत्यु की गोद में चला गया। तो दैट मीन्स कि उस चीज़ को जब हमने नॉन लिविंग थिंग्स को एक इंसान की तरह दिखाया तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो बेशक लिख लेना, जब नॉन लिविंग थिंग्स को इंसान की तरह शो किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन। और ये किस टॉपिक का हिस्सा है? आपके फिगर ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ये किस टॉपिक का हिस्सा है? फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक का हिस्सा है आपका पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पर्सोनिफिकेशन के लिए। ओके, तो इस पर्सोनिफिकेशन कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पॉइंट डालेंगे नेम ऑफ अ प्लेस। नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। तो इस पर्सोनिफिकेशन कॉन्सेप्ट में आपकी जो सबसे पहली हेडिंग बनेगी वो बनेगी नेम ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस के नाम को किसकी तरह दिखाया गया है? लोगों की तरह दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली इज प्रॉब्लम्स, दिल्ली इज प्रॉब्लम्स। अब मुझे ये बताओ कि ये इस प्लेस की प्रॉब्लम है, दिल्ली स्थान की प्रॉब्लम है, या दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है? बिल्कुल दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन बोल कैसे दिया जाता है कि दिल्ली की प्रॉब्लम है? दैट मीन्स कि वो दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, वो दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेशक ब्रैकेट में लिख लेना दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम्स। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इंडियाज कंडीशन, इंडियाज कंडीशन, इंडियाज कंडीशन, दैट मीन्स कि इंडिया की स्थिति। अब इंडिया की कोई स्थिति थोड़ी ना होगी, दैट मीन्स कि मैं इंडिया के लोगों की बात कर रही हूँ। तो इंडिया के लोगों की कंडीशन, इंडिया के लोगों की कंडीशन। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ये लोगों को दर्शाएं, जब ये पर्सन्स को शो करें, पर्सन्स को शो करें, तो हम इन पे क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था कि एपोस्ट्रोफी एस जो है वो पर्सन्स के साथ ही आता है। तो यहाँ पे ये पर्सन्स को ही शो कर रहे हैं, पर्सन्स को ही दिखा रहे हैं, और अगर पर्सन्स को ही दिखा रहे हैं तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपकी सही हैं, पर्सन्स को ही दिखा रहे हैं, तो हम इन पे एपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो मुझे एक चीज़ का आंसर करना, जो मैं अब आपको लिखवाने जा रही हूँ और वो एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है, कि उसमें कोई गलती है या नहीं। तो अगर मैं लिखूँ जयपुर्स लेक्स, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ कि आगराज ताजमहल, आगराज ताजमहल, आगराज ताजमहल, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया तो दैट मीन्स कि आपको समझ में आ गया है जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। तो दैट मीन्स अगर मैंने इन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है तो इसका मतलब इन्हें किसकी बात करनी चाहिए स्टूडेंट्स? लोगों की बात करनी चाहिए। इसमें किसकी बात होनी चाहिए? लोगों की बात होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ, अभी जैसे हम बोल रहे थे इंडिया के लोगों की कंडीशन, दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम, यहाँ पे बोल के देखो क्या बोलोगे? जयपुर के लोगों की लेक्स, जयपुर के लोगों की लेक्स। अब जयपुर की अगर वो लेक्स जो है वो जयपुर के लोगों की हो जाएंगी तो दैट मीन्स जयपुर तो एक अलग ही कंट्री बन गया, एक अलग ही कंट्री बन गया। अब उन लेक्स पे जयपुर के लोगों का अधिकार है या फिर उस पर पूरे इंडिया का अधिकार है? पूरे इंडिया के लिए वो काउंट होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है लोगों का अधिकार नहीं है, झीलों पे लोगों का अधिकार नहीं है, तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा? द लेक्स ऑफ जयपुर। इसके बाद हम दोबारा करेंगे जब हम ऑफ को सीखेंगे, अभी सिर्फ लिख के इसके आगे छोड़ देना कि इसको हम खोलेंगे कैसे। तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेक्स पे लोगों का अधिकार नहीं है। ऐसे ही मैं कहूँ आगराज ताजमहल, तो हम क्या कह रहे हैं? आगरा के लोगों का ताजमहल। क्या उस ताजमहल में सिर्फ आगरा के लोग ही जा सकते हैं? क्या वो आगरा के लोगों का ही ताजमहल है? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी लोगों की बात नहीं हो रही है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? द ताजमहल ऑफ आगरा।
हमें इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा। और अभी सिर्फ इनको आगे लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम ऑफ को सीख लेंगे तब इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये लोगों की लेक्स नहीं है, ये लोगों का ताजमहल नहीं है, ये जयपुर में स्थित है, ये भी आगरा में स्थित है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जयपुर और आगरा में स्थित हैं, ये लोगों की नहीं है। तो इसलिए हमें इनको इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। तो कभी भी आप एग्जाम में जब फंस जाओ तो उन्हें पर्सन से रिलेट करके देखो कि पर्सन से रिलेट करने के बाद मीनिंग हमारे पास आ रहा है या नहीं। अगर पर्सन से रिलेट करने के बाद मीनिंग आ रहा है तो वो एपोस्ट्रोफे एस, वो पोजेशन बिल्कुल सही है। और अगर हम उसको पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एपोस्ट्रोफी वहाँ पे डेफिनेटली एक एरर बनेगा आपका, ठीक है। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएंगे जरूर। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन में ही नेक्स्ट लिखेंगे। पर्सोनिफिकेशन में पहला हमने क्या देखा? नेम ऑफ अ प्लेस। सेकंड लिखिए पर्सोनिफिकेशन में टाइम, समय, टाइम, समय। सेकंड पर्सोनिफिकेशन क्या है आपकी? टाइम की, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 1 डेज लीव, 1 डेज लीव, तो मुझे ये बताइए दिन की छुट्टी होगी या लोगों की छुट्टी होगी? एक दिन की छुट्टी जो है वो लोगों की होगी या वो दिन की छुट्टी होगी? बिल्कुल, यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? पर्सन को दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों की एक दिन की छुट्टी। तो दैट मीन्स कि हम पर्सन से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर पर्सन से हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो जो ये चीज़ है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दिन की छुट्टी नहीं होगी, यहाँ इंसान के लिए पोजेशन यूज़ हुआ है, और इंसान के लिए अगर पोजेशन यूज़ हुआ है तो ये जो चीज़ लिखी हुई है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लिखूँ आपके पास टुडेज मैच, टुडेज मैच, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये टुडे का मैच होगा क्या? टुडे का मैच, आज का मैच, टुडे का मैच होगा कोई? नहीं। अब मैच तो होगा लेकिन वो लोगों का ही तो होगा, प्लेयर्स का ही तो मैच होगा ना। तो दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं? आज का मैच, लेकिन वो आज मैच किसका है? लोगों का ही है। तो इसको भी हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं? पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं, और इसको भी हम पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये भी जो है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब ना ही तो यहाँ पे डे लिविंग थिंग है, ना ही लीव लिविंग थिंग है, ऐसे ही ना ही मैच लिविंग थिंग है, ना ही टुडे लिविंग थिंग है, फिर भी इनके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं? लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों से रिलेट अगर कर पा रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो मुझे एरर बताएंगे, इसमें एरर है या नहीं। तो अगर मैं लिख दूँ 1 डेज ड्यूरेशन, 1 डेज ड्यूरेशन, ये जो एपोस्ट्रोफी एस मैंने लगाया है, वीडियो पॉज करके एक बार 2 मिनट सोचना जरूर कि ये सही लिखा है या नहीं, देन मैच करना आपने सही सोचा था या नहीं। तो 1 डेज ड्यूरेशन, तो मुझे बताओ कि डे की ही ड्यूरेशन होगी? जो ड्यूरेशन होगी, जो समय काल होगा वो दिन का ही होगा क्या? लोगों की कोई ड्यूरेशन होगी? नहीं। हम इसको लोगों से रिलेट, पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि बिल्कुल जो ड्यूरेशन होगी वो किसकी होगी? दिन की ही होगी। तो हम इसको लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहे, और लोगों से अगर पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ हो नहीं रहा, और पर्सोनिफिकेशन नहीं हो रहा तो हमने सीखा था कि लिविंग थिंग्स के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस आता है। तो हम इसको ऐसे ना लिख के, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 डे ड्यूरेशन, डायरेक्ट लिखेंगे 1 डे ड्यूरेशन, 1 डे ड्यूरेशन, एक दिन का समय। तो इसको हम जो है वो डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से। तो सेकंड जो पर्सोनिफिकेशन में हमारी चीज़ें हुई वो क्या हुई? टाइम से रिलेटेड हुई। तो यही देखना है आपको, बार बार यही देखना है कि आप उन चीज़ों को पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन है, अदरवाइज नहीं है। और अगर पर्सोनिफिकेशन नहीं है और वहाँ पे कोई पर्सन भी नहीं आ रहा तो हम उसका एपोस्ट्रोफी एस जो है वो वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका इसके अंदर, पर्सोनिफिकेशन के अंदर जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है स्टूडेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। पर्सोनिफिकेशन के अंदर थर्ड पॉइंट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। अब मुझे बताओ कि मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जो होते हैं उसमें मुझे ये बताओ कि जो चीज़ लिखी गई है वो मीनिंग लेते हैं या उनका जो मीनिंग फिक्स्ड कर दिया गया है वो मीनिंग लेते हैं? बिल्कुल, जो उनका मीनिंग फिक्स्ड कर दिया गया है वो मीनिंग लेते हैं।
तो दैट मीन्स कि जो भी इडियम या जो भी फ्रेज हम लिख रहे हैं उसका एक तो एक्चुअल मीनिंग होगा। एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब हमने कंपाउंड नाउन कंपाउंड किया था। तो एक्चुअल मीनिंग दैट मीन्स वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हम उसका निकालें तो हम कभी भी इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लेते हैं, जो मीनिंग फिक्स्ड कर दिया गया है उसी मीनिंग को हम लेके चलते हैं। तो अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस में कहीं भी आपका एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो उसको एज इट इज जो है वो सही मान लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नेचर्स फ्यूरी, नेचर्स फ्यूरी, तो ये आपका एक इडियम है, तो ये बिल्कुल एज इट इज करेक्ट है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो। अब स्टोन हम कोई इंसान से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इसको, लेकिन ये हमारा एक ईडियम है और ईडियम में अगर एपोस्ट्रोफी ऐसा आ रहा है तो उसका हम जो फिक्स्ड मीनिंग दे दिया गया है उसी को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जहाँ पे भी आपके पास एपोस्ट्रोफी आ रहा है हम उसको एज इट इज लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अगर मैं बात करूँ तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद हम बात करें तो हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूँ किसकी, हेवनली बॉडीज़ की, ठीक है। तो हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं आपकी, सन हो गया, स्टार्स हो गया, अर्थ है हमारा, मून है, ये सभी क्या है, हेवनली बॉडीज़ हैं। तो इनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, क्या हम इसको लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं, पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं, पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे एक बात बताना कि जब हम पहले ज़माने की हमारे वेदों की बात करते हैं तो वहाँ सूर्य को क्या मान लिया गया, देवता मान लिया गया। सूर्य को क्या मान लिया गया, देवता मान लिया गया। और अगर सूर्य को देवता मान लिया गया तो दैट मीन्स कि सूर्य को कैसे दिखाया गया है वेदों में, हमारे एज अ पर्सन दिखाया गया है। और अगर एज अ पर्सन दिखाया गया है तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत नहीं है, हम सन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ द अर्थ्स सरफेस, ठीक है, धरती की सतह, तो हमने सुना है हम कभी भी धरती नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, धरती माता। तो दैट मीन्स कि धरती को किसका दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है, और माँ ऑब्वियसली एक पर्सन होगी। तो यहाँ पे अर्थ को किसका वो दिया गया है, पर्सन कहा गया है, पर्सन कहा गया है। तो ये अर्थ के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम हमारे ग्रहों की बात करें, ग्रहों की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, तो आप कहते हो ये इंद्र देवता है, ये देवता है, ये वो देवता है, शनि देवता है। तो दैट मीन्स कि उनके पीछे भी हमने देवता लगाया है, उनको भी हमने कैसे कंसिडर किया है, एज अ पर्सन कंसिडर किया है। और एज अ पर्सन कंसिडर किया है तो डेफिनेटली हम उन पे क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफी एस को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। एंड इसके अंदर अगर हम लास्ट बात करें पर्सोनिफिकेशन के लिए तो उसके अंदर लिखिए वेट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट। इसके बाद आपका पर्सोनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए वेट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, ठीक है, वेट को मेजर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 टन्स वेट, 1 टन्स वेट, ठीक है। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके 1 टन्स की वेट करूँ तो मुझे ये बताओ कि ये टन का वेट है क्या, ये टन का वेट होगा या जिस भी चीज़ को हम तोल रहे हैं उसका वेट होगा। बिल्कुल, जिस भी चीज़ को हम तोल रहे हैं ये उसका वेट होगा, टन का कोई वेट नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो वेट पर्सन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इसको पर्सन से रिलेट कर पाएंगे, और अगर हम इसको पर्सन से रिलेट कर पाएंगे तो जो ये टन पे हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है वो आपका जो है वो गलत नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप वेट को मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप टन लिख रहे हैं, किलोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, क्विंटल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसका वेट तो वो होगा नहीं, क्विंटल का वेट तो होगा नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स उस चीज़ का ही वेट होगा वो क्विंटल, ठीक है, कि ये चीज़ क्विंटल में है, ये पर्सन जो है इसका वेट जो है क्विंटल में है, ठीक है, इस पर्सन का वेट जो है इतने किलोग्राम में है। तो वो पर्सन से हम बिल्कुल चीज़ का भी वेट वो हो सकता है, लेकिन हम उसको पर्सन से भी रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर पर्सन से भी रिलेट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हम इस पे एपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगा सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर है। एपोस्ट्रोफे एस जो है आपको काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी इस लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही करा रही हूँ मैं, इसको वापस से पढ़ लेना अपना। इसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।